गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 25 जुलाई 2021। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। संडे का दिन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम जो करेंगे दैट वुड बी अबाउट द तालिबान, कि कैसे तालिबान इंडिया में कश्मीर के थ्रू एंट्री कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं ज्योग्राफी समझाने की कोशिश करूंगा। पॉलिटिकल एस्पेक्ट हम लोग पहले ही कई बार कवर कर चुके हैं। अगला रहेगा दैट वुड बी अबाउट द हैम रेडियो। ये हैम रेडियो क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका क्या रोल हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो इसलिए जीएस पेपर 3 से इसको हम लोग कवर करेंगे। द नेक्स्ट वुड बी अबाउट द नेट जीरो कार्बन एमिशन। ये क्या बीमारी होती है नेट जीरो कार्बन एमिशन, इंडिया ने इसके बारे में क्या बोला है, क्या रोल हो सकता है इसका क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, पेरिस के अंदर जो है उसका क्या यहाँ पे रोल हो सकता है, थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग। पेरिस कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला रहेगा दैट वुड बी द लॉ ऑफ द सर्विलियंस इन इंडिया। देखिए पेगासिस को लेके पहले ही बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ पड़ा है कंट्री में, सर्विलियंस कर रही है सरकार। तो देखिए सर्विलियंस इलीगल नहीं होता है। इंडिया में कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसके तहत सरकार सर्विलियंस कर सकती है, लीगल टर्म में कर सकती है। तो उन लॉ के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट वुड बी अबाउट द कोऑपरेटिव्स एंड द प्रॉब्लम विद द लॉ। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया हम लोगों ने, और पहले से जो इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव्स को लेके जो लॉ हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट का उसके लिए अभी क्या वर्डिक्ट आया है रिसेंटली, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 2। नेक्स्ट वुड बी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द मून। आपको पता है कि साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, आज संडे को तो कवर करेंगे ही, इसलिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। ये कोई न्यूज़ नहीं थी ऐसा, इसलिए मैंने ऊपर इंक्लूड नहीं किया था। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बधाई देना चाहता हूँ सभी लोगों को, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि इंडिया का ओलंपिक्स में पहला मेडल आ गया है। एंड लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि और भी इसी तरह के मेडल्स आए, मतलब गोल्ड भी आए, अरे जो मर्जी आए मेडल आना चाहिए बस, है ना। तो मीराबाई हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, 49 केजी कैटेगरी में, 49 केजी कैटेगरी में इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है। टोटल 202 केजी वेट इन्होंने उठाया था, ठीक है। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर कोई खुश हैं इस उपलब्धि से तो कमेंट सेक्शन में आप भी कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, अगर कोई नाराज है तो मत करना भैया, ठीक है। चलिए, नो इमिनेंट थ्रेट ऑफ तालिबान इन्फ्लक्स इन कश्मीर, ऐसा बोला गया है सरकार की तरफ से। मतलब देखिए यहाँ पे वर्ड देखिए आप क्या लिखा हुआ, इमिनेंट थ्रेट। इमिनेंट का मतलब होता है इमीडिएट थ्रेट, शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म थ्रेट नहीं है, इमिनेंट नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हो सकता है, इसका ये मतलब होता है इनडायरेक्टली। देखिए कैसे हो सकता है। अब देखिए वो ज्योग्राफी आपको मैं पूरी करवा चुका हूँ पहले से, आप इसमें देखिए मैप में देखिए, ये है भैया पूरे का पूरा इंडिया, आप ये देख रहे हो ना, ये पूरा अब इंडिया है यहाँ तक, ठीक है। हाँ, मतलब इस टेरिटरी को हम लोग क्लेम करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं वो एक अलग बात है, फ्यूचर में इसको कंट्रोल भी करेंगे। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज गिलगिट बाल्टिस्तान, दिस इज, इसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय द, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह सकते हो कि ये, लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है तो इसको हम ज़्यादा देखेंगे। ये इधर अक्साई चीन है। हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न है तालिबान। देखिए ये है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ जो है वो इंडिया की बाउंड्री टच करती है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं करती है, लेकिन भैया अफगानिस्तान के साथ इंडिया की बाउंड्री टच करती है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसा ही लिखना है, चाहे उस एरिया को पाकिस्तान कंट्रोल करता है दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आप बस कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि इस बाउंड्री का नाम क्या है, मेरा दिन बन जाएगा, ठीक है। बाउंड्री का नाम बताना, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है। अब देखिए अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल बढ़ रहा है, तो आपको नहीं लगता तालिबान यहाँ से आके अफगानिस्तान का कंट्रोल करके और इस कॉरिडोर से एंट्री कर सकता है। इस कॉरिडोर का नाम होता है वाखान कॉरिडोर, ठीक है जी, वाखान कॉरिडोर। ये मेरे ख्याल से 350 किलोमीटर के लगभग लंबाई है इसकी, और 35 से 60-40 किलोमीटर के लगभग इसकी चौड़ाई रहती है। तो इस चौड़ाई लंबाई जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वाखान कॉरिडोर है, इसको बोलते हैं वाखान कॉरिडोर। अब ये वाखान कॉरिडोर जो है JNK से भी टच करता है, इस साइड में अगर आप जाओ तो ये चाइना से भी टच करता है। चाइना में यहाँ पे जो है जिंगजियांग है ना, प्रोविंस है, जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसके ऊपर चाइना वाले काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी होती हैं। एक तरफ जो है वो ताजिकिस्तान है ऊपर की तरफ, और आपको ये भी पता है कि अफगानिस्तान में काफ़ी सारे सोल्जर्स वो भाग के ताजिकिस्तान के अंदर एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तालिबान उनको खदेड़ रहा है
ये सब का आपको पता है। अगर मैं ब्रिटिश टाइम की बात करूं तो ये वाला पार्ट तो पूरा ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। ऊपर ये जो ताजिकिस्तान था ना, दिस वाज कंट्रोल्ड बाय रशिया। और अफगान और रशिया के बीच में, ब्रिटेन के बीच में दुश्मनी हुआ करती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस कॉरिडोर को डेवलप किया था ताकि दोनों के बीच में बफर बना रहे और वो वन टू वन कन्फ्रंटेशन ना हो, है ना। बफर जोन रखते हैं ना बीच में, जैसे नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर जोन है, इसी तरह से वखान को जो है बफर जोन रखा गया था। लेकिन वो बफर बफर खत्म हो गया क्योंकि ताजिकिस्तान नाउ अभी एक सोवरेन अलग से कंट्री है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हो, तो यहाँ से हो सकता है वो एंट्री करें, डेफिनेटली कर सकते हैं फ्यूचर में। अफगानिस्तान में अगर उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कल को अमेरिका प्रॉब्लम क्रिएट करता है या अफगान आर्मी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वो भाग के नहीं आ सकते क्या यहाँ पे छुपने के लिए? यहाँ पे क्या पर वो अपने ट्रेनिंग कैंप्स नहीं लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। और तालिबान तो वैसे भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो और इंडिया वाले केस में वो इंडिया को अपोज करता है। वो उनका कहना है कि कश्मीर के ऊपर ज़बरदस्ती इंडिया ने कर रखा है, तो कश्मीर को आज़ाद कराना भी हमारा एक मोटिव है। तो क्या वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता? अगर वो यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ तो देखिए उसको फ्री पास मिल जाएगा, पाकिस्तान तो उनको रोकने वाला है नहीं, और फिर वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इमीडिएट थ्रेट तो नहीं है खैर, लेकिन लॉन्ग टर्म थ्रेट यहाँ पे हो सकता है ना। यहाँ पे आप ये देखते हो, ये जो ट्रायंगल सी है ये सियाचिन ग्लेशियर है, और ये वाला जो ट्रैक है ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, इसको पहिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। और अभी जो सीपीसी है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी यहीं से गुजर रहा है, ठीक है। और इसलिए इसको प्रॉब्लम है इंडिया को तो खैर इन चीज़ों से प्रॉब्लम है ही, क्योंकि हमारा पार्ट है, ज़बरदस्ती उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हैम रेडियो से। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में न्यूज़ नहीं कराऊंगा आपको मैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हैम रेडियो क्या होता है। आपने कभी हॉलीवुड की फिल्में तो देखी होंगी ना, जब कहीं पे साइक्लोन आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो वो लोग अपने घर के बेसमेंट में चले जाते हैं, या फिर कहीं जंगल में होते हैं वो लोग एकदम, है ना, गुम हो जाते हैं जंगल में। तो जंगल में घूमते घूमते उनको कोई कमरा मिलता है, कोई घर सा मिलता है, और घर के अंदर एंट्री करते हैं तो वहां पे इनको रेडियो मिल जाता है, इस तरह का रेडियो। मैं पहले बॉलीवुड की हॉलीवुड की फिल्में देखता था, मैंने कहता था यार इनके यहाँ पे रेडियो रखा किसने है, ये कौन पागल है जंगल के बीच में ऐसे रेडियो रख के बैठा हुआ है, और वहां पे कोई है भी नहीं। मैं सब सोचता था पहले, आप लोग भी सोचते होंगे। फिर मैं सोचता था यार, ये जंगल के बीच में रेडियो चलाने के लिए बिजली कहाँ से आती है, यहाँ पे टावर कैसे होंगे, तो रेडियो काम कैसे करता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें समझें, आपने भी देखा होगा, वो होते हैं हैम रेडियो होते हैं, हैम रेडियो, ठीक है। ये बैटरी पे काम करते हैं, सोलर पावर पे भी काम करते हैं, तो बैटरी पे काम करते हैं। और ये इसके लिए आपको मोबाइल टावर वगैरह की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रेडियो सिग्नल के थ्रू काम करते हैं। तो डिजास्टर के मैनेज के काम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आते हैं, क्योंकि डिजास्टर में क्या होता है, टावर वावर तो सब टूट जाते हैं, कम्युनिकेशन लाइन सब खराब हो जाती हैं, है ना। तो उस केस में ये जो हैम रेडियो हैं, देखिए वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो सकते हैं, क्योंकि हैम रेडियो के लिए आपको मोबाइल टावर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मोबाइल वगैरह तो वैसे ही बंद हो जाते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करो तो देखिए पिछले कई साल में कई सारे साइक्लोन वहाँ पे आ चुके हैं, फैनी, बुलबुल, एम्फन, यास, और ये सारे खतरनाक वाले हैं। तो इन एरियाज में सुंदरबन वाले जो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहाँ पे बिजली बिजली चली जाती है, कम्युनिकेशन के साधन टूट जाते हैं, और डिजास्टर मिटिगेशन के लिए आपको कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हैम रेडियो काम कर सकता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्लड की वजह से, साइक्लोन्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से कम्युनिकेशन लाइंस खराब हो गई हैं, टूट गई हैं, वहाँ पे हैम रेडियो काम कर सकता है। तो वहाँ के जो लोकल बंदे हैं, लोकल जनता है, उनमें से कुछ लोगों को हम लोग हैम रेडियो चलाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। हैम रेडियो की जो जो ट्रेनिंग होती है, रेगुलेशन होती है, इसको दिया जाता है वायरलेस एंड प्लानिंग कोऑर्डिनेशन विंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक विंग होता है। अगर किसी को हैम रेडियो चलाना है तो यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। और कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 100 साल से पुरानी टेक्नोलॉजी है, अंग्रेजों के समय से टेक्नोलॉजी चली आ रही है। इवन वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी इसको कई बार यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये हैम टेक्नोलॉजी, आपने बस हैम टेक्नोलॉजी के बारे में तो खैर ज़्यादा नहीं पूछेंगे। इसको एमिटोर भी बोलते हैं, इसको जो है एमिटोर रेडियो भी बोलते हैं, तो इसको दोनों नाम है। आपको मैं सिर्फ ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर जीएस पेपर 3 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको मिटिगेशन पूछे जाता है, सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आप हैम रेडियो का एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे उड़ीसा में और कैसे वेस्ट बंगाल में हैम रेडियो का यूज़ करके डिजास्टर के समय पे लोगों की मदद की जाती है। अगर ये एग्जांपल आपने दे दिया ना दोस्तों, तो आपके समझ लो 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे देगा खुश होके वो। चलिए, ये भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, बस मैंने वैसे इंक्लूड करती है जस्ट बिकॉज, जस्ट फॉर द एग्जांपल।
कैसे आप एग्जाम्पल डाल सकते हो मैंने एग्जाम में। उड़ीसा में देखिए क्या है, अभी कोविड के समय में सब कुछ स्कूल्स वगैरह तो बंद पड़े हैं, तो सरकार क्या कर रही है वहाँ पे यूट्यूब के थ्रू 1 से लेके 10वीं या 12वीं क्लास के बच्चों को लेक्चर दे रही है, यूट्यूब पे अपलोड कर देती है। यूट्यूब तो ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी देख सकता है। अरे लेकिन भैया यूट्यूब तो इंटरनेट से काम करता है ना यार, बिना इंटरनेट के यूट्यूब कैसे काम करेगा। तो उड़ीसा में आपको पता है कि इंटरनेट एक्सेस जो है एक्सेस बहुत कम है, रिमोट एरिया है, गांव के एरिया है, वहाँ पे टावर वगैरह नहीं है। तो यहाँ के बच्चे कैसे यूट्यूब से देखेंगे। तो उड़ीसा से कुछ गांव के जो लोग हैं या कुछ ऐसे समझ लो जो वॉलंटियर हैं, वो उड़ीसा से कहाँ आ जाते हैं, चलते चलते झारखंड में आ जाते हैं। और झारखंड में आकर उनको सिग्नल मिलता है, तो ये क्या करते हैं, यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में उस वीडियो को बच्चों को दिखा देते हैं। इससे कई चीज़ें पता चली आपको। एक तो आपको ये पता चली कि इंडिया में इंटरनेट एक्सेस कितना कम है, ऊपर से आपको ये पता चला कि इंटरनेट एक्सेस की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो नॉर्मल डेवलपमेंट हो, चाहे वो अवेयरनेस हो। इंटरनेट है तो सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, मूलभूत 4 ज़रूरतें इंसान की आज के समय में हैं। ठीक है, बस ये एग्जांपल भी आप डाल सकते हो कि कैसे उड़ीसा में इंटरनेट एक्सेस की वजह से बच्चे वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं एजुकेशन को। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, इसलिए मैंने ऊपर भी इसको इंक्लूड नहीं किया था। अगला जो आता है, दैट अबाउट द मिड सेंचुरी टारगेट फॉर द नेट जीरो इन एडिक्वेट। देखिए भैया, G20 की अभी एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसमें इंडिया ने ये बात बोली है। G20 क्या है दिखा देता हूँ। G20 का मतलब होता है ग्लोबल 20, तो इसमें 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो बन गया 20। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं। इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइज मतलब डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। एक होता है G7 जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, है ना। G20 के अंदर सब हैं, इसके अंदर अमेरिका भी है जो डेवलप्ड है, जापान भी है, इसके अंदर इंडिया भी है, ब्राज़ील भी है, वो साउथ अफ्रीका है ना। G20 कंट्री, नाम याद मत करो तो भी चलेगा। दुनिया की 90% GDP इन 20 कंट्री के हाथ में होती है। 75 से 80% इंटरनेशनल ट्रेड ये करती हैं। और दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन मतलब 65-66% पॉपुलेशन इन G20 कंट्रीज में रहती है, क्योंकि चाइना और इंडिया का इसका पार्ट है। ठीक है, 1919 में इसको बनाया गया था। अब इनकी चल रही थी एक मीटिंग कि देखिए होना क्या है, स्कोप 26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ये ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में ग्लासगो पड़ता है। वो अभी 2-3 महीने बाद होने वाला है। तो उससे पहले G20 लोगों वालों ने मीटिंग करी थी कि यार हम लोग क्या एजेंडा, ये तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा COP20 क्या होता है ना। क्लाइमेट को लेके हम लोग मीटिंग्स करते हैं, है ना। पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी आपकी, रियो में हुई थी, है ना। रियो आपको पता होगा, UNFCCC। उस टॉपिक में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ का टॉपिक नहीं है वो। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको पहले पता होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होता है। तो उसकी मीटिंग थी, उसमें इंडिया ने क्या कहा, नेट जीरो एक कॉन्सेप्ट होता है। सारे के सारे कंट्री क्लाइमेट चेंज को अपने हिसाब से लड़ने लगती हैं। चाइना ने ये कहा है कि 2050 तक मैं अपनी कंट्री में नेट जीरो एमिशन करूंगा। नेट जीरो एमिशन का मतलब ये होता है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मैं प्रोड्यूस करूंगा उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड मैं कैप्चर करूंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द नेट जीरो एमिशन। मतलब 2050 के बाद चाइना इज नॉट गोइंग टू एड एनी मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फियर। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो। लेकिन इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि ये काफी नहीं है, दिस इज नॉट एडिक्वेट। ठीक है, आप उसको कम से कम 2040 कीजिए। और चाइना को तो खैर इंडिया ने डायरेक्टली बोला नहीं है। चाइना ने किसको बोला है, चाइना ने बोला है डेवलप्ड कंट्रीज को। देखिए, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना इज ऑल्सो द लार्जेस्ट एमिटर। लेकिन अगर आप पर कैपिटा एमिशन की अगर आप बात करो, पर कैपिटा अभी भी वो चाइना को और इंडिया का बहुत ज्यादा नीचे है। लेकिन अमेरिका, यूरोप को अगर आप देखो, ऑस्ट्रेलिया, जापान को, इनका पर कैपिटा CO2 एमिशन बहुत ज्यादा है। इंडिया ने कहा है कि हर कंट्री को अपना पर कैपिटा CO2 एमिशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना भैया कोई चारा नहीं है। आप तो डेवलप्ड हो, आपके पास तो पैसा है तो कर सकते हो, हम तो अभी डेवलपिंग है, हम कैसे करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना पड़ेगा और कार्बन कैप्चर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दो टेक्निक ऐसी हैं जिसकी वजह से आप CO2 के एमिशन को कम कर सकते हो। ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात मैंने आपको बता दिया, विच इज नॉट इनएडिक्वेट। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और चाइना वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन्होंने ये कहा है कि 2045 के बाद मतलब 20, सबके अलग अलग टारगेट हैं। किसी ने 45 बोला है, किसी ने 50 बोला है, किसी ने 60 बोला है, किसके बाद हम लोग नेट जीरो पे पहुंच जाएंगे भैया। लेकिन वो काफ़ी है नहीं,
टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ग्लासगो में मीटिंग होने वाली है, इससे पहले ये जब बात हुई है। आपको पता है पेरिस कन्वेंशन। चलिए, आप मुझे ये बताओगे कि पेरिस कन्वेंशन कौन से नंबर का कोप था? इट वाज कोप 15 और इट वाज कोप 16। दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। पेरिस में हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर कुछ आईएनडीसी मतलब इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है। वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्जी से। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या हुआ था, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके ऊपर मैंडेटरी, उनको मैंडेटरी था कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको मैंडेटरी नहीं था। लेकिन पेरिस कन्वेंशन के अंदर क्या किया गया, ये मैंडेटरी वाला पोर्शन सब हटा दिया। इन्होंने कहा कि आप अपने मन से खुद बताइए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कि आप कितना CO2 एमिशन को रिड्यूस करोगे, उसे कहा जाता है INDC। तो हर कंट्री ने अपनी मर्जी से टारगेट दिए थे। इंडिया ने टारगेट दिया था कि 2030 तक मैं अपने यहाँ की जो GDP है उसका 30 से 35% अपना इंटेंसिटी कम करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कोल और पेट्रोलियम, डीजल एटसेट्रा एटसेट्रा। उसकी बात इंडिया ने बोली थी। इंडिया ने ये कहा था कि 2030 तक मैं अपनी कंट्री का टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा, मतलब सोलर से आएगा, विंड से आएगा, पानी से आएगा। ये इंडिया का टारगेट था। और इंडिया ने यह भी कहा था कि मैं फॉरेस्ट कवर को बढ़ाऊंगा ताकि 2.5 से लेकर 3 बिलियन तक मैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकूं, मतलब कार्बन सिंक मैं प्रोड्यूस। तो ये इंडिया का टारगेट था। हर कंट्री ने अपना अपना टारगेट दिया, अमेरिका ने अपना दिया, चाइना ने अपना दिया। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी की सारी कंट्री जल्दी से जल्दी नेट ज़ीरो तक पहुंचें। अगर आपको 2100 तक, 2100 तक अगर आपको वर्ल्ड का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है तो नेट ज़ीरो जो एमिशन है उसको जल्दी से जल्दी अचीव करना पड़ेगा। ये 2050 2060 भैया नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, कभी करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी तो इतना आपको काफ़ी है। एक और मैंने ये टॉपिक ऊपर इंक्लूड नहीं किया था लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ, चाइना फोर्सेस ट्यूटरिंग कंपनीज टू द नॉन प्रॉफिट। ये एग्जांपल हम लोग क्या इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इसीलिए इसको यहाँ पे यूज़ किया। देखिए, स्कूल के बाद क्या होता है, आप बोलोगे स्कूल के बाद होता है दोस्तों ट्यूशन। चाइना में ट्यूशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। 95% से बच्चे चाइना में ट्यूशन लेते हैं। वहाँ पे जो ट्यूशन इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 260 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी वहाँ पे 2018 में ट्यूशन की, जिसमें ट्यूटर्स जो होते हैं वो घर घर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो अब कंपनी किस काम आती है? कंपनी तो प्रॉफिट के लिए आती है ना, कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए। लेकिन चाइना ने कहा है कि वो सारी की सारी कंपनीज को नॉन प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया है। जितनी भी कंपनी हैं ट्यूटर कंपनीज, नाउ दे कैन नॉट मेक प्रॉफिट, क्योंकि कोविड के समय में पॉवर्टी भी बढ़ गई है, पॉवर्टी के समय में बच्चों को प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है और बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। चाइना में इंडिया से भी ज़्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है ज़्यादा मार्क्स लेके आने के लिए, क्योंकि चाइना में भी सरकारी नौकरी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सिविल सर्विसेज के लिए वहाँ पे दीवानगी इंडिया से भी ज़्यादा है। तो इसलिए बच्चों को शुरू से ही प्रेशर डाल दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। तो सरकार अभी चाहती है कि यह प्रेशर कम हो जाए। एक तो आप वीकेंड पे बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, सीधी सी बात है, रूल निकाल दिया है। सैटरडे संडे को कोई भी अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं दिलवाएगा। इन कंपनीज को साफ साफ वहाँ पे डायरेक्शन दे दी गई है, अगर आपने सैटरडे संडे को ट्यूशन पढ़ाई तो आपका लाइसेंस कैंसिल। ऊपर से आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो बच्चों को ज़्यादा प्रेशर डालते थे। तो इसीलिए चाइना ने ये स्टेप लिए हैं। तो क्या इंडिया में भी इस तरह के स्टेप लिए जा सकते हैं बच्चों के ऊपर मेंटल बर्डन कम करने के लिए? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या ये स्टेप अच्छा है, इंडिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चलिए, अगला जो हमारा आर्टिकल आता है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द सर्विलियंस। देखिए भैया, पेगासस को लेके हो गए हैं बहुत ज़्यादा पंगे देश में। क्या हो गए हैं? पेगासस बीमारी क्या है पहले आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा। NSO ग्रुप है इसराइल का, जिसने ये क्रिएट किया है। इसे बोला जाता है जीरो क्लिक अटैक। एक होता है नॉन जीरो क्लिक अटैक। नॉन जीरो क्लिक का मतलब ये होता है कि आपको आता है मैसेज, उस मैसेज के अंदर आता है एक लिंक। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो वो वायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, आपके पास ईमेल आता है या कॉल आती है। लेकिन एक होता है नॉन जीरो। नॉन जीरो में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास कॉल आएगा, आप कॉल उठाइए या ना उठाइए,
वो वायरस तो आपके फ़ोन में आएगा ही आएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो क्लिक। तो ये जो पेगासस का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, वो ज़ीरो क्लिक है। और एनएसओ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा बोला है कि उसके दुनिया भर में 60 क्लाइंट्स हैं फ्रॉम 40 कंट्रीज, जिन्होंने उनसे ये सॉफ्टवेयर खरीदा है। और ये सॉफ्टवेयर सस्ता नहीं है दोस्तों, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मेरे ख्याल से $2,40,000 लगते हैं एक सिस्टम को सर्विलियंस करने के लिए। तो इतना महंगा सॉफ्टवेयर डेफिनेटली सरकारें मास लेवल पे तो नहीं खरीद सकती। और इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर खरीदा भी लाइफ टाइम गारंटी मिलेगी आपको, ऐसा भी नहीं है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ता है इसको। चलिए, सरकार का इस पे क्या स्टैंड है। सरकार ने ना तो अभी तक डिनाई किया है और ना अभी तक माना है कि मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है। देखिए, सरकार डिनाई तो कर नहीं सकती। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया, इंक्वायरी बैठ गई, तो पता चल जाएगा सरकार ने खरीदा है। और सरकार डायरेक्टली भी नहीं कह सकती कि मैंने खरीदा है, क्योंकि तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सरकार ने इसके ऊपर चुप्पी साध रखी है, टोटल साइलेंट, कि मेरे पास पैगासस है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सरकार का ये आर्गुमेंट है कि इंडिया में जो सर्विलियंस किया जाता है वो कानून के तहत किया जाता है, जिसे कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार हमारी कंट्री को रूल करती है तो आप गलत हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस कंट्रोल करती है तो आप गलत हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि जुडिशरी हमारे देश को चलाती है तो आप गलत हो। हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ कानून चलाता है। गेटिंग दिस पॉइंट। अगर एक कोई लेजिटिमेट डेमोक्रेसी है, एक बढ़िया डेमोक्रेसी है, तो वहां पे हमेशा हमेशा रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। मतलब कानून का अधिकार होता है, ना किसी राजा का, ना किसी का भी। तो सरकार का यह कहना है कि जो भी इंडिया में अंदर सर्विलेंस किया जाता है दैट इज अंडर एज पर द लॉ। अब वो कौन कौन से लॉ हैं, लेट्स सी दैट। इंडिया में दो लॉ हैं जो सर्विलेंस के लिए बनाए गए हैं। पहला लॉ है टेलीग्राफ एक्ट 1885। देखिए, अंग्रेजों ने बनाया था इसको, अभी भी ये चल रहा है। हालांकि बाद में हम लोगों ने इसमें एक दो बार अमेंडमेंट भी किया है। एक होता है आईटी एक्ट 2000। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। टेलीग्राफ जो एक्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉल्स, मोबाइल फोन्स को सर्विलियंस करने की बात करता है। लेकिन आईटी एक्ट के अंदर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सभी को ट्रैक किया जा सकता है, सभी को सर्विलियंस किया जाता है। एक तो दोनों में ये फर्क है, एग्जाम के लिए आपको मैंने बता दिया। आई टेलीग्राफ के अंदर ओनली मोबाइल फोन्स, ओनली कॉल्स, लैंडलाइन भी होता है। और आईटी एक्ट के अंदर ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा फर्क मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि चलो सर्विलियंस करो, मेरा मूड कर रहा है, ये सितेंद्र जो है आजकल बहुत कुछ बोल रहा है, इसके इसके फोन को टैप करो। ऐसा नहीं हो सकता। फोन टैप होने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशन। कैसे? इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, और पब्लिक ऑर्डर, और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ओनली इन केस में ही सर्विलियंस किया जा सकता है। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, आर्टिकल 19, वे सब उसके अंदर भी मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना। उनको किसी टर्म्स एंड कंडीशन के चलते उनको उनको कम किया जा सकता है। तो यही वो टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप सर्विलेंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सर्विलेंस करने के लिए रूल नंबर 419A 419 से बनाया गया था इंडियन टेलीग्राम रूल के अंदर में। इसको अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। ये क्या करता है, ये प्रोसीजर बताता है कि कैसे आप सर्विलेंस कर सकते हो, कहां से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो सब प्रोसीजर इसके अंदर बता रखा है। कौन कैसे कर सकती है? होम सेक्रेटरी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है भैया, तब जाके आप सर्विलेंस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। बाई चांस अगर होम सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, तो जॉइंट सेक्रेटरी भी से भी आप परमिशन ले सकते हो, लेकिन होम सेक्रेटरी की ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट का सीएम आपको बोलेगा कि चलो सर्विलेंस करो, नहीं, सीएम नहीं बोल सकता, कोई डीसी नहीं बोल सकता, होम मिनिस्टर भी नहीं बोल सकता, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल सकता। कौन बोल सकता है? सेक्रेटरी बोल सकता है ना। तो और सेक्रेटरी कौन होता है? सेक्रेटरी का आईएएस ऑफिसर होता है दोस्तों। सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। तो देखो आईएएस ऑफिसर की कितनी पावर होती है। लेकिन वो भी अपने मन से थोड़ी बोलेगा, सरकार उसको बोलेगी तभी, मतलब उस पेपर के ऊपर सिग्नेचर उसके होते हैं, तो पावर तो है, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 2017 में बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया प्रॉपर प्रोसीजर एस्टेब्लिश कीजिए अगर आपको सर्विलेंस करना है। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि सरकार सर्विलेंस करती है। देखिए, कई ऐसे पास्ट में बहुत सारे केस आए हैं। पहले हिमाचल में केस आया था 2012 में
हिमाचल में 100 जर्नलिस्ट और पुलिस वालों को और पॉलिटिशियन लोगों को सर्विलेंस किया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी। उससे पहले भी केस आया था, काफ़ी समय पहले 2002 या 3 में कुछ केस आया था। गुजरात में केस आया था जब अमित शाह गुजरात के होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी सर्विलेंस का बहुत बड़ा केस आया था। उत्तराखंड में भी ये केस आते रहते हैं, सर्वे कोई नया नहीं है। ठीक है, चलिए जी। तो ये दो लो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आईटी एक्ट का मैंने आपको बता दिया। आईटी एक्ट में सेक्शन 69 है जिसके अंदर आप सर्विलियंस कर सकते हो, ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस। ठीक है, बस यही बताना था और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, पैकेज उसका आपको मैंने बता ही दिया। चलिए, अगला आता है कि रोंग, व्हाट इज रोंग विद द कोऑपरेटिव्स, व्हाट इज द रोंग विद द कोऑपरेट नोट, एक्चुअली देयर इज नथिंग रोंग विद द कोऑपरेटिव्स। रोंग क्या है? पॉलिसीज ऑफ द सेंटर टुवर्ड्स कोऑपरेटिव्स, दैट इज समथिंग विच इज रोंग। कैसे? देखिए, कोऑपरेटिव्स जो है दोस्तों वो स्टेट सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। अगर आप स्टेट लिस्ट को जाके देखोगे आज, अगर आप गूगल करोगे तो उसमें एंट्री नंबर 32 देखना, इट टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव्स। 7th शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो 7th शेड्यूल में एंट्री नंबर 2 स्टेट लिस्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मेंशन किया गया है। इसका मतलब इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट, इट इज नॉट अंडर द यूनियन लिस्ट। समझ गए आप? लेकिन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2012 में। इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड की गई थी। इसमें पार्ट 9B इंक्लूड किया गया था। ये और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। इस 9B जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, इसके अंदर कुछ चीजें ऐड की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या ऐड की गई थी? एक तो ये ऐड किया गया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, स्पेशली जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो कहीं एक से ज्यादा स्टेट में काम करती हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोविजंस इसमें डाले गए थे। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप ऐसे काम करिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं उनके जुरिस्डिक्शन के ऊपर, मतलब कहने का ये है कि पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा पावर ले ली टू कंट्रोल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, अंडर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये तो वायलेशन हो गया ना, ये तो वायलेशन हो गया। जो नए रूल सेंटर ने बनाए, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, जो नए रूल उसने उन्होंने क्या कहा कि हम लोग वीमेन को रिजर्वेशन देंगे, इलेक्शंस करवाएंगे प्रॉपरली, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को वहां पे फिक्स कर दिया गया। क्यों किया गया ये पता है आपको? देखिए, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है ना, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज होती हैं। डेमोक्रेटिक, ये प्राइवेट सोसाइटी तो होती नहीं है। तो यहाँ पे टाइम से इलेक्शन होना चाहिए, हर आदमी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। स्टेट्स के अंदर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, लगभग सभी के अंदर गड़बड़ घोटाला हो रहा था। ना तो वहाँ पे टाइम पे इलेक्शन हो रहे थे, ना वहाँ पे वीमेन वगैरह के लिए कोई रिजर्वेशन था, ना वहाँ पे SC STs के लिए कोई रिजर्वेशन था, और दुनिया भर के डायरेक्टर्स उसके अंदर होते थे। तो इन सारे के सारे कमियों को दूर करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। ये तर्क दिया जाता है बाय सेंटर कि वहाँ पे हम लोग प्रॉपरली इलेक्शन वगैरह करवाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें। लेकिन ये बात कोर्ट के गले नहीं उतरी। देखिए, हमारा कंट्री जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारी कंट्री में 3 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, पहला होता है सिंपल मेजोरिटी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है 2/3 मेजोरिटी से, वो इन पार्लियामेंट। तीसरा होता है 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स, अगर ये भी एग्री करते हैं तो। 3 तरह का अमेंडमेंट हमारी कंट्री में किया जाता है। जब फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात होती है तो तीसरे तरह का ये स्पेशल अमेंडमेंट किया जाता है। तो ये भी तो स्पेशल अमेंडमेंट है ना? तो इसीलिए पहले क्या किया, गुजरात हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, कि बोला इसको खत्म करो क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों किया? देखिए, सरकार ने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया, 2/3 मेजोरिटी सरकार लेके आई, लेकिन 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स ने उसको परमिट नहीं किया, जो कि किया जाना चाहिए था, क्योंकि दिस वाज अंडर द स्टेट लिस्ट, है ना? नहीं किया क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट था। प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो गई। इसलिए सरकार ने बोला कि आप लोग इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया सर उसने, और बोला ये इलीगल है। लेकिन सिर्फ उन्हीं को इलीगल डिक्लेयर किया गया जो
एक ही स्टेट के अंदर काम करती थी। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अलग अलग स्टेट में काम करती थी, मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को, उनको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया है, वो अभी भी चल रही हैं। ठीक है, जैसे कोई बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ वगैरह में काम करती है, तो उसको डिक्लेयर नहीं किया गया इलीगल, दूसरों को किया गया है। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब सेंटर ने बोला सर आप कैसी बात कर रहे हो, 50% स्टेट की परमिशन तो तब लेनी पड़ती ना जब मैं उसको स्टेट लिस्ट से हटा के यूनियन लिस्ट में डालता, लेकिन मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। पहले भी वो स्टेट लिस्ट में था, अभी भी स्टेट लिस्ट में है, तो दैट इज वाई देयर वाज नो नीड ऑफ कंसेंट फ्रॉम द स्टेट साइड। कोर्ट ने बोला ऐसा ना घुमा फिरा के बात मत करो। ठीक है, मैंने बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आप उसको स्टेट लिस्ट से नहीं हटा रहे हो, लेकिन पावर तो आप उनसे ले रहे हो ना। तो ये ना घुमा फिरा के बात चल रही थी। तो गुजरात हाई कोर्ट ने पहले इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। उसके अलावा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2 चेंज और किए गए थे। जो हमारा फंडामेंटल राइट है 91 एंड सी, इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था 91 सी के अंदर, और हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 43, उसमें ऐड किया गया था, जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को डाला गया था। आज इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आज के समय में उसका मेंबर बनना इज अ फंडामेंटल राइट अंडर 1910 सी, और कहीं ना कहीं सरकार के इस मूव से फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हो रहा था। चलिए, तो नई जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है, पहले इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कंट्रोल करती थी। अभी देखना रहेगा फ्यूचर में कि क्या नया सरकार नया अमेंडमेंट लेके आती है कि नहीं लेके आती है। देखिए, अगर नहीं लेके आएगी तो वैसे भी सेंटर के पास कोई ज़्यादा पावर है नहीं। चलिए जी, अगला जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम द साइंस सेक्शन। भैया मून के बारे में बात करेंगे। देखिए, अपने मून के बारे में नहीं, दूसरे मून के बारे में बात करेंगे। मून बना कैसे था? 4.44 बिलियन ईयर्स पहले धरती से एक बहुत बड़ा सॉलिड पार्टी ऑब्जेक्ट टकरा गया था, जिसका साइज था 1/3 ऑफ द अर्थ। ठीक है, मैक्सिको की वाली जगह पे टकराया था, जिसकी वजह से अर्थ से काफ़ी बड़ा पार्ट टूट के वो अलग हो गया था। बाद में इसको चांद, मतलब बाद में ये बन गया मून। इसलिए कहा जाता है चंदा मामा। क्यों? क्योंकि माँ का ही पार्ट है, धरती माँ है ना, और ये क्योंकि धरती माँ से ही निकल के बना है, तो ये चंदा मामा, इसलिए तो चंदा मामा कहा जाता है। अब ये अर्थ वाले मून का तो हमें पता था। एक और मून मिला है। देखिए, अब तक जितने भी मून मिले हैं दूसरे प्लैनेट्स के, वो मैच्योर मून्स मिले हैं। ठीक है, मतलब वो बन के तैयार हैं पहले से ही। अभी एक ऐसा मून हमें मिला है जो बन रहा है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक बहुत ही यंग स्टार है जिसका नाम है PDS-70, धरती से 370 लाइट ईयर्स दूर है। अब लाइट ईयर्स क्या है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, और लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है या टाइम की यूनिट होती है। तो 370 लाइट ईयर्स जो है ये अर्थ से दूर है। एक्सो प्लैनेट, जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट होते हैं उनको बोलते हैं प्लैनेट, और जो सोलर सिस्टम से बाहर प्लैनेट मिलते हैं उनको बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। अब तक 4400 एक्सो प्लैनेट की डिस्कवरी हो चुकी है। ये सारे के सारे मैच्योर हैं। पहली बार हमें ये PDS जो 70 जो स्टार है ना, इसके ऊपर ऐसे छल्ले हैं, इन्हें रिंग्स कहा जाता है, डस्ट के रिंग्स हैं, और ये मून बन रहे हैं। तो मून बनने की प्रोसेस वहां पे चल रही है, दैट इज वाई इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे सैटर्न ने तो आपने देखा होगा, है ना, सैटर्न के चारों तरफ ऐसे रिंग्स होते हैं, रिंग्स होते हैं। तो सैटर्न के बहुत सारे 60-70 के लगभग सैटर्न के मून्स हैं। मून्स बनने के बाद जो फालतू का मटेरियल बच गया है वो सैटर्न के आसपास घूम रहा है। लेकिन जो ये स्टार है, यंग स्टार, इसके चारों तरफ भी जो मून अभी जो इसके प्लैनेट्स हैं उनका मून बन रहा है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तो ये बीच में तो स्टार था, साइड में ये क्या थे? ये थे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स। ये सॉलिड पार्टिकल आपस में मिलते रहते हैं, मिलके जो है इनका साइज इंक्रीज होता रहता है, और धीरे धीरे ये बड़े बड़े प्लैनेट बन जाते हैं। ऐसे तो बनते हैं प्लैनेट। इसे कहा जाता है कोर अक्रीशन। आपकी 11th स्टैंडर्ड की जो NCERT है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें जो पहला यूनिट है ना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, भैया ये उसी का चैप्टर है, समझ लो वहीं से लिया गया है, वहीं से लिया गया है। तो सेंटर में होता है सन,
जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन एक्टिविटी होती है। इसके चारों तरफ होते हैं सॉलिड, गैस और डस्ट दुनिया भर की होती है। धीरे धीरे ये डस्ट आपस में कंबाइन करने लगती है और इसका साइज इंक्रीज होने लगता है। धीरे धीरे इसका साइज इतना इंक्रीज हो जाता है कि इसकी ग्रेविटी स्ट्रोंग हो जाती है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो पहले एक प्लेनेट बिल्कुल छोटा सा होता है, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता रहता है, क्योंकि ये एक्टिव उनको अट्रैक्ट करता रहता है। ऐसे ही अर्थ बना, ऐसे ही वीनस बना, सब के सब ऐसे ही बनते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कोर अक्रीशन। क्या कहा जाता है? कोर अक्रीशन। ठीक है जी। और यही है धीरे, बस ये मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी शायद आप सभी ने पढ़ रखी होगी। तो इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि इसको किसने खोज किया? एल्मा ऑब्जर्वेटरी है, चिली के अंदर अटाकामा डेजर्ट में है, उसने इस चीज की डिस्कवरी की है। दोस्तों, एक्सो प्लैनेट्स की डिस्कवरी करना एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक्सो प्लैनेट्स के अंदर लाइट तो होती नहीं। अब सन के अंदर तो लाइट होती है, स्टार्स के अंदर तो लाइट होती है, उनको डिटेक्ट करना आसान होता है। लेकिन एक्सो प्लैनेट्स को डिटेक्ट करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन एस्ट्रोनॉमी, बिकॉज दे डू नॉट एमिट एनी रेडिएशंस। और एक्सो प्लैनेट्स के भी मून को डिस्कवर करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सुनने में इजी लगता है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। और अभी तो हम लोगों को एक मून मेकिंग प्रोसेस मिल गई है, तो इसको देखते हैं हम लोग फ्यूचर में वो ज़्यादा डिस्कवरी करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि ये PDS-C जो है ये क्या है? दिस इज़ नॉट अ प्लेनेट, दिस इज़ अ स्टार। कितना दूर है? 370 लाइट ईयर्स दूर। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दोगे इट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम और इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। दैट इज़ माई क्वेश्चन फॉर यू, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। ये सारी के सारे टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं। 2-3 टॉपिक हम लोगों ने आज एक्स्ट्रा भी कर लिया है। तो संडे का दिन है, आप आराम से डिस्कशन देखिए, रुक रुक के देखिए, नोटबुक अपनी निकालिए, उसमें जो नोट डाउन करना है नोट डाउन कीजिए और मज़ा कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।